दिनकर कह के गए कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा न कभी विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी, अगर यू आर हियर टू सर्व टू द पीपल, टू द नीडी पीपल, टू द प्रिजनर्स, तब आप जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार राय जी से आज हमारी मुलाकात हुई। तमाम चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले एक माता पिता का बहुत कर्तव्य होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है कि एक बेटे को सक्सेस देना चाहते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। एक पिता एक माँ का लक्ष्य होता है कि हमारा बेटा जो है कामयाब हो जाए। इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो जो मेरे पिता तो नहीं रहे, स्वर्गीय मुरलीधर राय, जो जिला पदाधिकारी गोपालगंज भी रहे, और मेरी माँ जो अभी हैं, उनका बहुत योगदान है, जिन्होंने हर कदम पर साथ दिया, कभी हारने नहीं दिया और लगातार प्रोत्साहित करते रहे। और जो उनसे मैं सीखा वो ये है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाता था तो निश्चित रूप से मैं उन्हें फ़ोन करता था और उनका आशीर्वाद बिना लिए मैं कभी अंदर नहीं गया। 2000 संघर्ष मेरा थोड़ा लंबा रहा, चूँकि जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो उस समय मेरा सिलेक्शन 3 ही नंबर से छूटा। उसके बाद फिर हम लोगों को यूपी पीसीएस का इंटरव्यू और फिर बिहार का करते-करते थोड़ा समय लगा। लेकिन उन संघर्ष के दिनों में माँ-पिता का जो सहयोग रहा है और अभी भी जो लगता है कि साक्षात पिता की छाया या उनके बताए हुए जो सिद्धांत हैं वो हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या लगता है कि जब पिताजी आप नहीं पढ़ते होंगे या किसी लापरवाही करते होंगे, दोस्त प्रेम होते हैं गाँव घर में, घूमने के लिए चले जाते हैं कि बेटा पिताजी चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है हमारे जो अभी हम जितना खड़े हैं उतना ही खड़े में ये सक्सेस हो जाए तो हमको बहुत सुकून मिलेगा। जी। ये निश्चित रूप से नियति की भूमिका रही और पिताजी हमेशा कहते रहे कि मेहनत और बढ़ाइए। सफलता में तभी बदलती हैं जब आप मेहनत मन से करते हैं, 100% दे के करते हैं और अपने सफलता के प्रति आश्वस्त होते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड पर ले जाते हैं कि किसी का फैमिली लो है और बेटा का नाकामयाबी की वजह से कहते हैं पिताजी जो है निराश हो जाते हैं कि बेटा मेरा 1-2 नंबर से छँट गया। उनको क्या कहना चाहते हैं? अब फैमिली बैकग्राउंड से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इलाहाबाद में 10 रुपए में भी 10 दिन अपना गुज़ार के देखा है। पढ़ने का जज़्बा होना चाहिए। बैकग्राउंड कोई मायने नहीं करता है। बैकग्राउंड आपकी कोई मदद नहीं करता है। मेरे पिताजी क्या थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि मेरी कॉपी जाती है एग्ज़ामिनर के पास और मेरा व्यक्तित्व जाता है इंटरव्यू बोर्ड के पास। आपके व्यक्तित्व में दम होना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी में दम होना चाहिए, आपके अंदर एक जज़्बा, एक जुनून होना चाहिए सक्सेस के लिए। और विश्वास मानिए, अगर आप 100% दे के अगर अपना काम करते हैं, लिखित लक्ष्य बनाते हैं, एक बेहद ही उत्साह के साथ काम करते हैं, तो आप विश्वास मानिए आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी बैकग्राउंड से हो, आप एपीजे अब्दुल कलाम से लेके तमाम नाम हैं जिन्होंने पेपर बेच के शुरू किया और कहाँ से कहाँ तक गए। तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि जो पढ़ाई गरीबी में, मुफ़लिसी में होती है वो अमीरी में नहीं होती है, मेरा अपना मानना है। जैसे तमाम लोग देखते हैं कि पैसा की वजह से जो है पिताजी परेशान हो जाते हैं। बहन 2 है, 2 भाई है, बड़े भाई है, बहन का शादी करना है, तो तमाम परेशानियाँ आती है, पैसा का भी परेशानियाँ आती है। तो उस वो परेशानी के चलते तमाम लोग जो है पीछे मुड़ के चले जाते हैं। बोलते हैं कि बेटा आ जाओ घर पर, खेती किसानी का काम है, कर लेंगे। तो फिर जाएँगे, तो फिर बेटा का पता चलता है कि जब बेटा घर पर आया तो बहन का शादी-उदी ठीक करने में लग गया। फिर पता चलता है कि जब पिताजी बोले कि बेटा बोला कि पिताजी हमको जाना है, तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा थोड़ा पैसा का कमी है तो 4 दिन रुक जाओ। तो फिर उस पर क्या कहना चाहते हैं? बेटा फिर पैर खींच लेता है तो वहीं से अनसक्सेस क्या लगता है हो जाता है कि कुछ परिस्थितियाँ करा देती हैं? मैं फिर कहता हूँ कि आदमी परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए, आदमी को परिस्थितियों का निर्माता होना चाहिए। मैं कहता हूँ, आप क्या 24 घंटे खेती तो नहीं करेंगे? आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, आपके आँखों में सपना होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। कर तो आप कहीं से लेंगे,
आपको पता होना चाहिए कि मंजिल आपकी क्या है। रास्ता तो आप तय कर ही लेंगे, लेकिन पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी मंजिल क्या है और उसमें पहुंचना कैसे है। कब पहुंचेंगे तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप कम से कम पहला कदम तो बढ़ाइए। वहां तो गिव अप मत करिए। आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं रोके हुए है कि आप मत पढ़िए। आप कहीं भी हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व तो कल से बेटर हुआ कि नहीं हुआ। आदमी को वर्तमान समय में गाड़ी और मोबाइल का अपडेट और अपग्रेड वर्जन की जरूरत नहीं है। आदमी कल से ज़्यादा अपडेट और अपग्रेड है कि नहीं, इसकी ज़रूरत है। और मनुष्य का काम है, मनुष्य ने गुफा मानव से शुरू किया था और मंगल ग्रह तक पहुंच गया, अपने जिजीविका, अपने अदम्य साहस और अपने अदम्य इच्छा शक्ति के भरोसे। आप भी कर सकते हैं। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, असफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। दिनकर कह के गए कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा न कभी विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी अगर ये राष्ट्र कवि अगर आपका ये कह गया, वो भी बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया के निवासी अगर ये कह के गए, तो आपको अब इसके बाद भी कोई अलग से प्रेरणा लेने की क्या जरूरत है। आप अंदर से मोटिवेट रहिए। आप सीख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में है, सफलता मिले चाहे नहीं मिले, हमेशा ध्यान रखिए मंजिल तो लास्ट है, आनंद तो रास्ते का है। इस तैयारी के क्रम में जो आप बनते हैं, जो सीखते हैं, जो व्यवस्था को समझते हैं, आप विधानसभा, विधान परिषद, संसद, ये सारी चीज़ों को आप समझते हैं। आपको समझ में आता है कि स्थानीय स्वायत्त शासन का क्या अर्थ है। आपको ये समझ में आता है कि कैसे पंचायतें वर्क करती हैं। आप तमाम चीज़ों, आप अगर संविधान की उद्देशिका समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय क्या है। क्यों हमारी सरकारी नीतियां इन्हीं तीनों न्याय को सिर्फ जो है लागू करने के लिए बनती हैं। आर्थिक न्याय के तहत सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब को बांटा जाता है। राजनीतिक न्याय में 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट से लेकर चुनाव तक का अधिकारी हो चुका है। उसके बाद जो सामाजिक न्याय है, तो जो वर्ग पिछड़ गया उसको आगे ले जाने के लिए आप तमाम व्यवस्थाएं, आरक्षण से लेकर सब दे रहे हैं। और इस कारण से होता क्या, जब आप ये इस न्याय पर शासन चलाते हैं तो इस भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता सामने आती है। समझ में आ रहा है? चूंकि अगर आप 5 भाई हैं और पांचों भाई समान नहीं होंगे तो कभी उस परिवार की रक्षा करने वाला जो जरूरी जो तत्व है भाईचारा, वो नहीं दिखाई देगा। तो हम भारत के लोग एक तभी होंगे जब ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय होगा, जब हमें विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, तब हम एक होंगे। और तब उसके पहले का अगर आप जाएं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो समाज पहले है। ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं जब आप उद्देशिका पढ़ते हैं। तो इस तैयारी के क्रम में, इस संघर्ष के क्रम में आप चीजों को ढंग से समझना शुरू करते हैं। आप साहित्य पढ़ते हैं। जब आप पंच परमेश्वर की अगर आपको लाइन याद हो, जब खाला जान कहती हैं अलगू चौधरी से कि बेटा बिगाड़ के डर से क्या न्याय की बात नहीं कहोगे, तो ये आपको समझ में आता है कि जब आप पंच के आसन पर, जब आप पद पर बैठते हैं, तो आप सबको एक समान देखते हैं। आपको न्याय के लिए आप बैठते हैं, वहां आपके लिए सब बराबर होता है। आपका दोस्त भी, आपका दुश्मन भी, आपका सब कोई के साथ एक तरह का व्यवहार होता है। तो ये हम कब सीखते हैं? इसी तैयारी के क्रम में। और तब अगर आपकी पर्सनालिटी अगर क्लियर है कि यू आर हियर टू सर्व टू द पीपल, टू द नीडी पीपल, टू द प्रिजनर्स, तब आपको ये समझ में आता है कि आप कुछ करने की स्थिति में है। आप जब कुछ करने का मन बना लेते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। अच्छा सब, एक सवाल और, जब वर्दी पहने तो उद्देश्य क्या था, जुनून क्या था कि हम लोगों के हित में क्या करेंगे? जब उस कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी का दायित्व कैसे निभाएंगे? एक ही जुनून है कि मेरे जिम्मे जो काम दिया गया है वो एक अलग तरह का काम है। ये करेक्शनल है। यहाँ मानव की प्रयोगशाला है। यहाँ साहित्य की भी ज़रूरत है, यहाँ मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, यहाँ विज्ञान की भी ज़रूरत है, यहाँ स्किल की भी ज़रूरत है, यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ज़रूरत है, यहाँ कृषि से लेकर और इलेक्ट्रिशियन का वर्क तक सिखाने की ज़रूरत है। इतना विविधतापूर्ण है ना कि किस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना है, कोई अलग बैकग्राउंड से आया है, कोई अलग परिवेश से आया है, उनके साथ आपका ट्रीटमेंट, उनका मोटिवेशन आप कैसे कर पाते हैं। यही इसकी ब्यूटी भी है और यही इसका चैलेंज भी है। यही इसकी खूबसूरती है और यही इसका चैलेंज है। चलिए, जाते जाते लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं अपने को एक बहुत छोटा आदमी समझता हूँ
मैं बस इतना ही समझता हूँ कि भारत उन लोगों के बदौलत चल रहा है जो ईमानदारी के साथ अपना कार्य कारखानों में, घरों में और दफ्तरों में बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं। उसी तरह से जो भी दायित्व जिसको मिला है वो अपना दायित्व पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाए और इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने में जो वो कर सकता है। अगर वो छोटा बिजनेस कर रहा है तो उसको भी वो समझे कि वो पूजा कर रहा है। वो अगर चाय बना रहा है तो ऐसा बनाए कि उससे बेहतर चाय कोई पूरे उस जिले में या उस गांव में कोई नहीं बना पाए। तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है। जो व्यक्ति जहाँ है वो अपना अपग्रेड वर्जन हो जाए, वो अपना सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आ पाए, यही कामना है। इस क्रम में हम लोग एक बहुत छोटा प्रयास मंडल कारा प्रशासन के स्तर पर कर रहे हैं। जो जहाँ है वो यही प्रयास करे कि अपना जो दायित्व मिला है, अगर आपको लगता है कि आपका मन छोटा है तो आप अपने परिवार का ही दायित्व ले लें, उसे बहुत शिक्षित करें, अपने परिवार को खुश रखें, उसे एनर्जेटिक रखें, उसे होपफुल रखें और उसे ऐसा परिवार एक बनाएं जिसके लड़के अगर जाएं तो लोग देख के कहें कि एक भारत का योग्य नागरिक है। बस यही आपका दायित्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर से मुलाकात हुआ, तमाम चीज़ पर मुद्दे पर बात हुआ। तमाम लोग इस वीडियो के माध्यम में क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसलिए कि जब भी वीडियो बनाते हैं तो किसी भारत की नागरिकता की जितने भी सदस्य हैं उनकी भलाई के लिए हम वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि 2-4 लोगों को पीछे खड़ा करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दें। ये हमारा काम ना है। हम यही चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने आप पे खड़े होके और भारत के लिए कुछ करें। हम भी करते हैं, आप भी कुछ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।